हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट सेकंड इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसका एनवायरनमेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस, क्योंकि हर एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री से कई तरीके से डिफर होती है। हर कंट्री का अपना एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल सिस्टम होता है, और वो सिग्निफिकेंटली वेरी करता है फ्रॉम द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि एक जो डेवलप कंट्री है उसका एनवायरनमेंट अलग होगा, डेवलपिंग का अलग होगा और अंडर डेवलप का अलग होगा, और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स क्या है उनके अकॉर्डिंग भी कंट्री का एनवायरनमेंट डिफर करता है। जो कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं ना, उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जिस कंट्री का जैसा कल्चर होगा, आप उसके हिसाब से ये देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, उनका एजुकेशन स्किल लेवल क्या होगा, वो आप पता कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ब्रॉड सेंस में कहा जाए तो एनवायरनमेंट मीन्स दैट इज़ एक्सटर्नल टू एंड विद इन विच सम एंटिटी एग्जिस्ट। मतलब जिसके अंदर एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे समथिंग और समवन एग्जिस्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चर फोर्सेज दैट शेप हाउ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट थे ना, मैंने उन्हें मिला के डेफिनेशन बना दी है ताकि तुम्हें कंपोनेंट भी याद रहे और तुम्हें डेफिनेशन भी याद रहे। अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटल होता है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस का, मतलब उसमें इंटरनल फोर्सेस भी आती है और एक्सटर्नल फोर्सेस भी आती है। दूसरा, जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही डायनेमिक होती हैं और अनकंट्रोलेबल होती है। डायनेमिक मतलब चेंज होती रहती हैं। तीसरा, इसमें हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस भी आती हैं और जनरल फैक्टर्स भी आता है। स्पेसिफिक मतलब जो एक फर्म पे ही इफेक्ट करती हूँ, और जनरल जो जनरली सारे फर्म पे इफेक्ट करें। फिर चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट अनसर्टिनिटी, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी फॉर अ मार्केट। जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, तो वो एक एंटिटी के लिए थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, अनसर्टिनिटी क्रिएट करता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट कई तरह के होते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, नेशनल एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। नेशनल एनवायरनमेंट को हम होस्ट कंट्री एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे अभी एंटिटी अपना बिजनेस कर रही है, जहाँ पे फर्म अभी अपना बिजनेस कर रही है, उसे हम नेशनल एनवायरनमेंट कहते हैं। और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की वही सेम डेफिनेशन है जो ऊपर आपने पढ़ी थी, कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चर फोर्सेज दैट शेप हाउ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का फिर से सब डिवीजन हो रखा है, दैट इज होम कंट्री एनवायरनमेंट, थर्ड कंट्री एनवायरनमेंट एंड सुप्रा नेशनल एनवायरनमेंट। होम कंट्री एनवायरनमेंट का मतलब होता है एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन अ कंट्री ऑफ ओरिजिनल और पेरेंट मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। मतलब जहाँ पे जो हमारा पेरेंट या ओरिजिनल मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एग्जिस्ट करता है, जहाँ से हमारी मल्टीनेशनल कंपनी का ओरिजिन हुआ है, वो उसकी होम कंट्री होती है। थर्ड कंट्री होती है जहाँ पे सेंशन या बायकॉट लगे हुए इम्पोज अपॉन सर्टेन कंट्री और कंपनीज, जहाँ पे मतलब मान लो मेरे लिए थर्ड कंट्री वो होगी जहाँ पे जिस कंट्री ने मेरी कंट्री के ऊपर, मेरी होम कंट्री के ऊपर सेंशंस लगा रखे होंगे। सुपर नेशनल इन्वायरमेंट में आता है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वायरमेंट, जैसे IMF हो गया, WTO हो गया, उनका जो इन्वायरमेंट आता है वो हमारा सुपर नेशनल इन्वायरमेंट में आता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट है। पहला, कल्चर इन्वायरमेंट। कल्चर का मतलब क्या होता है, द कलेक्टिविटी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, हिस्टोरिकल पीरियड, जोग्राफिकल लोकेशन एज वेल एज पॉजिंग अ बिलीफ, नॉर्म, रोल्स, वैल्यू, एटीट्यूड। इसका मतलब ये है कि उन सारे लोगों का समूह जो कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, उनका हिस्टोरिकल कॉन्टास्ट सेम है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन सेम है, उनके बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड सेम है, वो एक सेम कल्चर में माने जाते हैं। अब कल्चर इन्वायरमेंट के बिना कई सारे कंपोनेंट है। पहला है लैंग्वेज एंड नेगोशिएशन। किसी भी कल्चर का जो मेन की होती है ना, वो लैंग्वेज होती है। इसी से हमारी शेयर्ड वैल्यू और नॉर्म्स क्रिएट होते हैं। लैंग्वेज सिर्फ वोकैबुलरी नहीं होती, बट इसमें ये भी होता है कि आप रिटन, स्पोकन, एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो लैंग्वेज के थ्रू। कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर्स को डिफिकल्टी आती है बिकॉज आपकी कंट्री की लैंग्वेज अलग है और दूसरी कंट्री की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी आती है। या तो मैनेजर को वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए, या फिर उसे कोई ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। देन आता है रिलीजन। रिलीजन डिफाइन आइडल फॉर लाइफ। रिलीजन का मतलब क्या होता है, आपकी ज़िंदगी के जो आइडल्स हैं वो आपके रिलीजन, आपके धर्म से आते हैं, विच इन टर्न आर रिफ्लेक्टेड इन अ वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। और वही आपकी आपके जो
वैल्यूज़ होती हैं और आपका एटीट्यूड वही आइडल्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जिस रिलीजन से होंगे ना, आपके बिहेवियर, आपका एटीट्यूड भी सेम वैसा ही होगा। ये जो वैल्यू और एटीट्यूड होते हैं ना, ये किसी भी इंसान की बिहेवियर और प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं। और रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप पे। एटीट्यूड टुवर्ड्स द मनी, अब रिलीजन के अकॉर्डिंग ना आपका जो एटीट्यूड है मनी को लेके, वुमेंस को लेके, उनकी ड्रेस को लेके, किसी प्रोडक्ट, सर्विस डिलीवरी, डे ऑफ, सेरेमनी, सब लेके चेंज होता है। जैसे कि अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो रमज़ान के टाइम पे इवनिंग में वो लोग काम नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक आपका डे ऑफ चेंज हो रहा है। अगर मैं मानूँ कि एक कंट्री है वो बहुत ही रिलीजियस ओरिएंटेड कंट्री है और वहाँ पे जो रिलीजियस है वो हिंदू रिलीजियस है, तो जितने भी हिंदू वाले फेस्टिवल्स होंगे वहाँ पे हॉलीडेज़ होगी, कंसिडर करी जाएगी। अब जैसे अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो आप देख सकते हो कि रिलीजन किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज वहाँ की जो फैक्ट्रीज या वर्क है उनका बिजनेस इन्वायरमेंट उस पर इफेक्ट कर रहा है। तीसरा आता है वैल्यू एंड एटीट्यूड। वैल्यूज आर द एसेंस ऑफ एनी कल्चर एंड सोसाइटी इन फॉर्म अ कॉन्ट्रास्ट विद इन विच इंडिविजुअल नॉर्म ऑफ बिहेवियर एटीट्यूड आर रूटेड। वैल्यू क्या होती है? किसी भी कल्चर की जो एसेंस है, उसकी जो आत्मा है, वो वैल्यूज होती है। सोसाइटी एंड फॉर्म द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, और आपकी जो वैल्यू है उसी से आपका बिहेवियर आपका पूरा बिहेवियर शेप होता है, ये आपकी रूट होती है। इफ़ नेसेसरी डिफरेंट वैल्यूज आर ओपिनियन और वे ऑफ थिंकिंग। वैल्यूज का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। फॉर अ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक ऑब्जेक्टिव एनालाइज ऑफ वैल्यू एंड एटीट्यूड एज दे कैरी द इमोशंस। अब कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर अगर है तो वो उनका ना वैल्यूज़ का और एटीट्यूड का ऑब्जेक्टिव एनालाइज नहीं कर सकते कि आप उसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में पढ़ लो, थियोरेटिकल वैल्यूज़ में पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। बिकॉज दे कैरी द इमोशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी इमोशनल वे कि हाँ चीज़ें ये वैल्यू हैं, ये एटीट्यूड्स हैं इनके। अब हर जगह की अलग वैल्यूज़ होती है, वो उनके अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा आता है एजुकेशन। Education is the process of learning through which the member of society gain knowledge, develop skill, idea, value, norm and attitude, desire, motivation, share them with the other member of society. Education क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है जिससे जो मेंबर हैं सोसाइटी के, वो नॉलेज गेन करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, आइडियाज़, वैल्यू, उनके नॉर्म, डिज़ायर, सारी चीज़ें उनसे डेवलप होती है। इंटरनेशनल मार्केटर कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्रीज़ की एजुकेशन प्रोसेस में, नए नए प्रोडक्ट को लेकर आकर, उन नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताकर और उनके बेनिफिट यूजेस उन्हें समझा के, और टेक्निकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं बिफोर एंड आफ्टर सेल एक्टिविटी थ्रू एनालाइज ऑफ लेवल एंड टाइप ऑफ एजुकेशन इन कंट्री। मतलब आप अगर लेवल और टाइप ऑफ एजुकेशन, किस तरह कितना लेवल ऑफ एजुकेशन है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और कितने टाइप, मतलब कैसे टाइप की एजुकेशन एक कंट्री में प्रोवाइड करी जा रही है, इंटरनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर इससे ये पता कर सकता है कि वहाँ की जो वर्कफोर्स होगी वो कितनी स्किल्ड होगी, और वो वाली वर्कफोर्स को उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं, और देने की ज़रूरत है तो कैसी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जिसमें वो लैक करेंगे वही ट्रेनिंग तो देंगे ना हम। दूसरा आता है सोशल ग्रुप। एंड सोशल ग्रुप, हमारे में सोशल ग्रुप में क्या आता है? हमारी फैमिली, हमारा रेफरेंस ग्रुप। फैमिली हमें बेसिक 4 फंक्शंस प्रोवाइड करती है: इकोनॉमिक वेलबींग, इमोशनल सपोर्ट, सुटेबल फैमिली लाइफ स्टाइल और सोशलाइजेशन ऑफ फैमिली मेम्बर। और बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन फैमिली का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन के लिए। जहाँ पे सोसाइटी जैसे यूएस और कनाडा, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली प्रीफर करी जाती है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? जहाँ पे मम्मी पापा और बस बच्चे होते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअलिज्म कल्चर को प्रमोट करते हैं। बट अगर हम इंडिया में देखें, चाइना में देखें, थाईलैंड में देखें, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली को प्रमोट करा जाता है, जहाँ पे चाचा ताई और सब एक जगह, बुआ चाचा ताई सब एक जगह मिलजुल के रह रहे होते हैं। तो हम कलेक्टिविज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हॉफसेट कल्चर डायमेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ग्रेट हॉफसेट डच मैनेजमेंट रिसर्चर थे जिन्होंने हॉफसेट कल्चर डायमेंशन डेवलप किया, थ्योरी डेवलप की थी 1980 में। इनके अंदर इन्होंने 6 कैटेगरी में डिफाइन किया है कल्चर को। पहला पावर डिस्टेंस इंडेक्स। पावर डिस्टेंस इंडेक्स क्या कहते हैं कि डिग्री टू विच इनइक्वालिटी एंड पावर इज एक्सेप्टेड इज टेकन इनटू अकाउंट बाय पावर डिस्टेंस इंडेक्स। मतलब कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी और पावर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो पावर डिस्टेंस इंडेक्स में शो करता है। अगर कोई कल्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, और उसमें टॉलरेंट इंजस्टिस को बहुत ज़्यादा वो टॉलरेट करते हैं, पावर इम्बैलेंस है, प्रमोट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, उनकी रैंक हाई होगी। और जो कंट्री ऐसा नहीं करती है, मतलब वहाँ पे पावर बिल्कुल न्यूट्रल है, इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है मेल फीमेल के बीच में, और कोई भी इनजस्टिस हो रहा है तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो पावर डिस्टेंस इंडेक्स में उनकी रैंक लो होगी। फिर इंडिविजुअल और कलेक्टिविज्म।
Society that value individual focus on a right and accomplishment of individual with the need of self and immediate family coming first. देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा जो यूएस वगैरह की कंट्रीज होती है वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करती हैं, तो जो भी सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेगी ना उनके लिए सबसे पहले उनकी नीड और उनकी फैमिली की नीड आएगी। लेकिन जो कंट्री कलेक्टिविज्म को प्रमोट करती है जैसे हमारी कंट्री इंडिया, वो वेलफेयर चाहती है सबका, मतलब पूरे ग्रुप को प्रायोरिटी देती है। ये नहीं कि सिर्फ मैं और मेरी फैमिली, ऐसा नहीं, पूरा ग्रुप, पूरा हमारी सोसाइटी, सबका भला ऐसा सोचती है। तीसरा आता है अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। लिमिटेड टॉलरेंस ऑफ हाई रिस्क, एम्बिग्विटी एंड अनसर्टिनिटी इज इंडिकेटेड बाय हाई अनसर्टिनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अगर कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे या कोई कल्चर ऐसा है जहाँ पे रिस्क नहीं लिया जाता, एम्बिग्विटी जो भी चीज़ें अनसर्टेन हैं उनको अवॉइड करा जाता है, तो उसकी हाई अनसर्टेनिटी इंडेक्स होगी, मतलब उसकी रैंक ज़्यादा होगी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में। लेकिन अगर उल्टा है जैसे कि हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस है अनसर्टेनिटी का और उनकी जो रैंक होगी वो कम होगी, मतलब वो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स शो करेंगे। पीपल इन सोसाइटी विद अ लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एक्सेप्टेंस एंड कंफर्टेबल इन अनस्ट्रक्चर्ड सेटिंग एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब जो लोग अनसर्टेनिटी को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब वो डायनेमिक कोई भी चीज़ अगर एकदम से कोई बदलाव हो रही है और वो अनसर्टेनिटी को एकदम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ईजिली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा फैक्टर आता है फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी। डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स सच एज एप्रिसिएशन ऑफ असर्टिव, करेज, स्ट्रेंथ, रिवाइली आर सम ऑफ द ट्रेट एसोसिएटेड विद मस्कुलिनिटी। देखो ये जो ट्रेट्स है ना, करेज, स्ट्रेंथ, रिवाइलरी, ये एसोसिएट करते हैं मस्कुलिनिटी से। और इसी की तरह जो क्वालिटीज़ हैं फेमिनिटी की वो क्या होती है, मॉडेस्ट, नर्चरिंग, जेंडर न्यूट्रल एंड लाइफ क्वालिटी फोकस। सो जो कंट्री या जो कल्चर ऐसी करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वो फेमिनिटी वाली कंडीशन में आएगा, और जो कल्चर करेज, स्ट्रेंथ और ऐसी चीज़ें शो कर रहा है वो मस्कुलिनिटी वाली में आएगा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सोसाइटी क्या करती है, फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देती है, उसका मेन फोकस होता है कि हमारे फ्यूचर के गोल अकम्प्लिश हो जाए। इंडिया जो है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन शो करता है क्योंकि हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल के लिए पैसा बचा के रखें। बट डिलीवरिंग अ शॉर्ट टर्म सक्सेस और सेटिस्फेक्शन फोकस करता है इमीडिएट फ्यूचर पे और इम्पेसेस द प्रेजेंट ओवर द फ्यूचर, करेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। मतलब सिर्फ इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचना या अभी करंट के सेटिस्फेक्शन के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाना वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को शो करता है। छठा आता है हमारा रेजिस्टेंट एंड इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब होता है कि सोसाइटी जो है परमिट कर रही है कंपेरेटिवली अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एंड रिक्रिएशन। मतलब जो आपकी सोसाइटी है ना वो बहुत ही खुले विचार वाली है, मतलब वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही किसी भी चीज़ पर, जो मर्जी करो, मतलब समाज नाम का कोई चीज़ ही नहीं है वैसा। तो वो वाली सोसाइटी इंटेलिजेंस में आती है। लेकिन जहाँ सोसाइटी रेस्ट्रेंट शो करती है इट मीन वो आपको सप्रेस कर रही है और आपके सेटिस्फेक्शन को कंट्रोल कर रही है और आपको लॉजिकली सोचने पे मजबूर कर रही है कि आप, ये नहीं कि आज आपका मन नहीं कर रहा कि नहीं पढ़ते तो चलो पढ़ते ही नहीं, वो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल के टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप लॉजिकली सोच रहे हो। तो ये वाली चीज़ रेस्ट्रेंट्स में आती है और आप अगर नहीं पढ़ रहे तो मत पढ़ो वाली इंटेलिजेंस में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक कंट्री का या एक चीज़ का जो लीगल सिस्टम है पूरा इन टर्म ऑफ लीगल ट्रेडिशन, लीगल फैमिली हेरिटेज। जैसे कॉमन लॉ, कॉमन लॉ क्या होता है, वो लॉ जो बेस्ड होता है ट्रेडिशन पे या ग्रेजुअल असेशन ऑफ कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे बेस्ड होता है। दूसरा सिविल लॉ, सिविल लॉ का मतलब स्ट्रॉन्ग tradition of codification, that is why the legal system is also called a court law. थियोक्रेटिक लॉ जो होता है वो बेस्ड होता है किसी फेथ और प्रैक्टिस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी रिलीजन की फेथ और प्रैक्टिस पे जो बेस्ड होता है वो थियोक्रेटिक होता है। दूसरा सोशलिस्ट लॉ जो बेस्ड है वो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम पे बेस्ड है। दूसरा ट्रांजिशनल लॉ, ये इंक्लूड करता है बायलैटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स को, ट्रीटी को, कन्वेंशनल को, इमरजेंसी थ्रू द एलाबरेट मैकेनिज्म ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांजिशनल लॉ मतलब होते हैं जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रीटी है या हमारी चाइना के साथ कोई ट्रीटी है तो वो लॉ हमारे ट्रांजिशनल लॉ में आएंगे, विच हैव delved into the precessive phenomena and according to most calculation even outnumber state. International firm has to face the law of host country, home country, third country and supranational authorities. जो international environment है ना उन्हें सबके लॉ समझने पड़ते हैं।
इंटरनेशनल फर्म जो है उसे सबके लॉ समझने पड़ते हैं, जैसे होस्ट कंट्री का, होम कंट्री का, थर्ड कंट्री का और सुपर नेशनल अथॉरिटी का भी, जैसे WTO। इंटरनेशनल लीगल इन्वायरमेंट डील करता है प्रोडक्ट प्राइस, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट एंट्री लॉ एंड अदर्स लीगल इशूज इन इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ एंड अदर। जो मेन लीगल इशूज़ होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में वो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, कि एक लॉ दूसरी कंट्री के लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें। अब आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, उसके अंदर आता है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ होम एंड होस्ट कंट्री एंड वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगर आता है तो आपको पहले ये तो डेफिनेशन ही है मेन जो आपको लिखने की। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है इंटरनेशनल बिजनेस में, उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम आता है होम और होस्ट कंट्री का, इसके साथ साथ वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स आते हैं एज अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये वेरिएबल्स हैं। इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन करता है बेसिक रूल्स रिगार्डिंग ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विद एन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सिस्टम क्या बताता है? ये बताता है कि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं हमारी इकोनॉमी के, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वो किसके हाथ में होंगे। बेसिक प्रिंसिपल इन इकोनॉमी इज दैट अवेलेबल रिसोर्सेज आर स्केयर एंड कैन बी पुट इन मल्टीपल यूज। ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के, कि मेन चीज़ ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे स्केयर्स हैं, मतलब लिमिटेड हैं, लेकिन हम उन्हें मल्टीपल यूज़ में डाल सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड वॉन्ट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। देयर आर टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑन स्केल, द कैपिटलिस्ट एंड मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम। अभी हमें इकोनॉमिक सिस्टम बता रहे हैं, दो बिल्कुल एक्सट्रीम सिस्टम है। पहला मार्केट कैपिटलिस्ट और दूसरा है मार्केट बेस्ड सिस्टम, और एक कॉमन बेस्ड आता है एंड द कॉमन बेस्ड और स्टेट ऑन सिस्टम। अब जो कैपिटलिस्ट या फिर फ्री मार्केट सिस्टम होता है, जो कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट सिस्टम होता है उससे जो फ्री मार्केट सिस्टम है उसे कैपिटलिस्ट मार्केट या प्योर मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कंट्रोल होता है मार्केट के हाथ में। मतलब जो भी प्राइस है, वह प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। मतलब जो भी चीज़ें हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे कंट्रोल होते हैं मार्केट के हाथ में। जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती। दूसरी होती है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है ऑफ कलेक्टिविज्म, और ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो सारे स्टेट के हाथ में होंगे, मतलब आपकी गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, और वही डिसीजन लेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए। देन आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना, वो मार्केट और कमांड सिस्टम की इकोनॉमी के बीच में एग्जिस्ट करता है। और इसमें क्या होता है कि प्राइवेट इंटरप्राइज भी होते हैं, उनका कुछ सेक्टर में उनका होल्ड होता है, और सिग्निफिकेंट होल्ड जो होता है वो भी गवर्नमेंट के पास ही होता है। मतलब इसमें सारी जो एडवांटेज है दोनों सिस्टम की, वो निकाल के मिक्स करके बनाया है। इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही चलता है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी अगर हम मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें तो वो जीडीपी होती है। फिर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी में जो चेंज हो रहा है कंट्री के एक ईयर टू नेक्स्ट ईयर। क्वांटिटेटिव एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेजर भी कैसे करते हैं? जीडीपी से दो टाइम पीरियड के, मतलब अभी जो इंडिया की जीडीपी है 2021 की, वो हमने देख ली, और 2004 की देख ली, तो हमें पता चल जाएगा कि जो डिफरेंस है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है। तीसरा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इकोनॉमिक मीज़र है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये रैंक करता है कंट्री को बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक पैरामीटर एज वेल एज अदर पैरामीटर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कंटिन्यूस राइजिंग इन अ प्राइस एंड हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म थ्रू इट इज अ इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि सामान का जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बिजनेस फॉर्म्स पे, क्योंकि जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, वेजेस की, प्राइजेस की, वो भी तो बढ़ रही होगी ना, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आता है लास्ट हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन अ इकोनॉमी। मतलब एक जो इकोनॉमी है उसको गवर्न करने का सिस्टम कौन सा है, आपकी गवर्नमेंट क्या है। द आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड बिलीफ, थ्योरीज एंड डॉक्ट्रिन विच फॉर्म अ बेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी कंट्री पे रूल कर रही होगी, उसकी कोई एक आइडियोलॉजी होगी, और वो आपके फॉर्म पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जैसे करेंटली इंडिया में बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही डोमिनेंट होगी इस टाइम पे, और उसी के हिसाब से सारे फर्म्स, लॉ वगैरह सब मतलब चल रहे होंगे। जितने भी बिजनेस हैं वो उसी की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी अभी रूल्स पास करे हैं वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के, मतलब
पॉलिटिकल पार्टी नहीं पास करे हैं, तो उसका जितने भी काम होंगे वो उसकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड होंगे, उसकी जो बिलीव्स है, उसका जो डॉक्ट्रिन है, उन पे बेस्ड होंगे। अब ब्रॉडली दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम इसमें है, पहला कलेक्टिज्म और दूसरा इंडिविजुअलिज्म। कलेक्टिविज्म बेस्ड है फिलॉसफी पे ग्रीक थिंकर प्लेटो की, और ये एम्फसाइज करता है कि नीड ऑफ द सोसाइटी हमें पहले देखनी है ओवर इंडिविजुअल, मतलब आपको अपने आप से पहले सोसाइटी को देखना है। नीड ऑफ द सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट दैन ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म जो है वो इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि आप इंडिविजुअल का वेलबींग देखो, कि आप अपने बारे में पहले सोचो इस चीज़ पे। इन कॉन्ट्रास्ट टू कलेक्टिज्म, इंडिविजुअल स्ट्रेस दैट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड टेक प्रेसिडेंट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि जो इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरेस्ट है या उसके लिए जो चीज़ें सही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। की स्टेट क्या चाहता है वो ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल क्या चाहता है वो ज़रूरी है। अपने हिसाब से आप चल लो, आपको स्टेट की कुछ नहीं पड़ी। अब इंडिविजुअलिज्म इज बेस्ड ऑन टू बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। पहला, गारंटी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एज एब्सोल्यूट राइट ऑफ इंडिविजुअल। ये कहता है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम और अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट है किसी भी इंडिविजुअल का। दूसरा, द बिलीव इज अ परस्यूट ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट लीडिंग टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। वो ये मानता है कि अगर सब इंसान अपने बारे में सोचेंगे ना, अपना बेस्ट कर, अपना इंटरेस्ट लीड करेंगे, अपना इंटरेस्ट परस्यू करेंगे, तो सोसाइटी का वेलफेयर अपने आप हो जाएगा। कि मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगी तो मेरा टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, तो मेरी सोसाइटी में मैं मतलब इनडायरेक्टली खुद ही कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मानता है। अब आता है व्हाट इज पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है चेंज इन पॉलिटिकल क्लाइमेट, जिससे ऑपरेटिंग पोजीशन जो है बिजनेस की वो ख़राब हो सकती है। पॉलिटिकल रिस्क कंसर्न करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी एंड रेगुलेटिंग क्लाइमेट और पॉलिसी कंटिन्यूटी। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब ये कि आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्यों फंसाएगी अपना पैसा। दूसरा, पॉलिसी कंटिन्यूटी। अगर कहीं पे मान लो मैंने अभी किसी गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी निकाली है, मैंने उस कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, लेटर ऑन मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनकी पॉलिसी चेंज हो गई, तो मैंने जिस पॉलिसी की वजह से इन्वेस्ट करा था वही चेंज हो गई, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो पॉलिसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यही सारे फैक्टर्स पॉलिटिकल रिस्क से डील करते हैं। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। पहला, सिविल डिसऑर्डर। सिविल डिसऑर्डर का मतलब है कि कोई भी अनरेस्ट होता है इकोनॉमिक कंडीशन में, ह्यूमन राइट वायलेट होता है, या कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशन मतलब जो होस्ट कंट्री है और फॉरेन इन्वेस्टर की जो होम कंट्री है, उनके बीच में अगर कोई इशू पड़ जाता है तो। तीसरा आता है चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होना मतलब कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई है। अब मान लो अभी बीजेपी है और अभी इलेक्शन हुए, और मान लो इलेक्शन के बाद दूसरी गवर्नमेंट कोई आ गई, दूसरी पार्टी आ गई, जिसकी आइडियोलॉजी जिसकी डॉक्ट्रिन अलग है, उसकी पॉलिसीज़ अलग हो जाएंगी, तो चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप उससे डील करता है। अब द थ्री टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिस्क दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब तीन तरह के पॉलिटिकल रिस्क हैं। पहला है ऑनरशिप रिस्क। ऑनरशिप रिस्क का मतलब है कि आपकी करंट ऑनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है टीएनसी का, टीएनसी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो चेंज हो जाए। अब ये इट कैन बी थ्रू नेशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। मतलब मान लो कि अभी एक प्राइवेट फर्म है और अभी एक ऑर्डर पास हो जाए कि जितने भी प्राइवेट फर्म है उन्हें नेशनलाइज करा जाएगा, तो उनकी जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट से आपकी पब्लिक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये ऑनरशिप रिस्क है कि ऑनरशिप चेंज हो रही है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है द चेंज इन रूल ऑफ गेम अंडर विच द फॉरेन फर्म ऑपरेट। मतलब वो रूल ऑफ गेम जिसमें वो पॉलिसी जिसके अम्ब्रेला में प्रोटेक्ट होके जो फॉरेन कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है, अगर वो पॉलिसी ही चेंज हो जाती है तो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा है ट्रांसफ़र रिस्क। ट्रांसफ़र रिस्क का मतलब है कि अगर जो फैक्टर ऑफ प्रोडिक्शन है, जैसे कि रूल फॉर वीज़ा और वेरियस कैटेगरी जो फैक्टर ऑफ प्रोडिक्शन है, अगर उन पे उनके मूवमेंट पे, फ्री मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो ट्रांसफ़र रिस्क इसमें कंसिडर्ड होता है। वी आर रूल फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ द वर्कर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन माइग्रेशन ऑफ द वर्कर। मान लो कि वीज़ा रूल आ गया कोई नया, जिसकी वजह से जो वर्कर का माइग्रेशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो ये जो रिस्क होगा वो ट्रांसफ़र रिस्क होगा कि अब जो फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह रिस्क मतलब जा नहीं पा रहे हैं आसानी से। इसी के साथ सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है, और ये मैंने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बने रहो।